आज हम बात करेंगे क्वांटम नंबर की। क्वांटम नंबर कौन सा बात करने जा रहे हैं? एजीमुथल क्वांटम नंबर की। एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करने जा रहे हैं आज हम। एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ लिया था। आज हम बात करने जा रहे हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर की। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम कहते हैं सबशेल। इसको हम सबशेल का नाम भी दे सकते हैं। ये सबशेल को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो सा था वो शेल को रिप्रेजेंट कर रहा था। वो न्यूक्लियस के गिर्द जो से शेल थे ना, उन शेल को रिप्रेजेंट कर रहा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जबकि जो सा एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये जो से शेल के अंदर सबशेल्स होते हैं, उन सबशेल्स को रिप्रेजेंट करवाने वाला जो सा क्वांटम नंबर होता है वो यही होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? और इसकी वजह, इसकी बात क्यों पेश आई कि इसकी वजह क्यों पेश आई? जब आप स्पेक्ट्रम को, यानी कि जो स्पेक्ट्रम बन के आया था, यानी कि ये जो स्पेक्ट्रम था जो हमने स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू हासिल किया था किसी भी जिस्म, यानी कि उसका ये स्पेक्ट्रम है, एक ये स्पेक्ट्रम है। जब हम इस स्पेक्ट्रम को इस तरीके से, ये स्पेक्ट्रम है, जब हम इस स्पेक्ट्रल लाइन को, ये स्पेक्ट्रम है, इस पूरे को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, और इस स्पेक्ट्रम के अंदर ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, इन स्पेक्ट्रल लाइन को, इस स्पेक्ट्रल लाइन को जब हम हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए से देखते हैं तो यही स्पेक्ट्रल लाइन जो सी है ये बहुत सी फाइन लाइंस में डिवाइड होकर हमें इस तरीके से मिल जाती है। और ये क्यों स्पेक्ट्रल लाइन इन फाइन लाइंस में डिवाइड हो रही है, इस वजह को कौन सा क्वांटम नंबर एक्सप्लेन कर रहा है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है ना। इसी तरीके से इसी तरीके से ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के गिर्द शेल है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये शेल है। जब आप इन शेल्स को ये जो शेल हैं, ठीक है ना, जब आप इन शेल्स को देखते हैं हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू, तो यहाँ पर भी स्पेक्ट्रल लाइंस इस तरीके से बन रही होती हैं। ये देखें ऐसे, ये स्पेक्ट्रल लाइंस इस तरीके से यहाँ पर बन रही होती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि स्पेक्ट्रल लाइंस जो सी हैं बन रही होती हैं। जैसे ही आप इस शेल को, ये न्यूक्लियस शेल है ना, इस शेल को जब आप देखते हो ना हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू, तो यहाँ पर भी इस तरीके से स्पेक्ट्रल लाइन बन रही होती है। ये देखें, ये स्पेक्ट्रल लाइन इस तरीके से बन रही होती है, यानी कि हर एक शेल के अंदर इस तरीके से स्पेक्ट्रल लाइंस क्रिएट हो रही होती हैं। ये शेल है, इस शेल को जैसे ही हमने हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू देखा तो ये शेल के अंदर मज़ीद फाइन लाइंस आ रही हैं, और इन फाइन लाइंस को हमने किसके थ्रू एक्सप्लेन करना है जी? एजीमुथल क्वांटम नंबर के थ्रू। और यही वाली बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि व्हेन स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम, जब आप एक एटम का स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड बनता है अंडर हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू, यानी कि हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू जब एक एटम का स्पेक्ट्रम बन रहा होता है, तो द स्पेक्ट्रल लाइंस, तो उसी स्पेक्ट्रम के अंदर जो सी स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं वो वाली, द स्पेक्ट्रल लाइंस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फाइन लाइंस। तो उस एटम का जो के स्पेक्ट्रम बन रहा है उस हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू, उस स्पेक्ट्रम के अंदर जो सी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो स्पेक्ट्रल लाइंस मज़ीद फाइन लाइंस में डिवाइड होती हुई नज़र आएंगी आपको। द स्पेक्ट्रल लाइंस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फाइन लाइंस टू एक्सप्लेन दीज लाइंस, यानी कि इन फाइन लाइंस को किसने एक्सप्लेन किया? टू एक्सप्लेन दीज फाइन लाइंस वो इंट्रोड्यूस एजीमुथल क्वांटम नंबर। इन फाइन लाइंस को, ठीक है ना, बोहर्ट्ज़ एटॉमिक मॉडल जो सा था
उसका एक डिफेक्ट आपको याद होना चाहिए। उसका एक डिफेक्ट ये भी था कि वो जौन सा था, बोहर ने जौन सा, जब भी हम किसी एटम का स्पेक्ट्रम हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू हासिल करते हैं तो उस स्पेक्ट्रम के अंदर जौन सी स्पेक्ट्रल लाइंस क्रिएट हो रही होती हैं, उन स्पेक्ट्रल लाइंस को जब हम हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू मज़ीद देखते हैं, गहराई से देखते हैं, वो मज़ीद स्पेक्ट्रल लाइंस जो सी हैं वो मज़ीद फाइन लाइंस में डिवाइड होती नज़र आ रही होती हैं। उन फाइन लाइंस को बोहर ने नहीं एक्सप्लेन किया था। उन फाइन लाइंस को एक्सप्लेन करवाने के लिए हमने एक और टर्म जो बनाई, उस टर्म को नाम दिया एजीमुथल क्वांटम नंबर का। ठीक है ना। बोहर का एक डिफेक्ट था कि उसने स्पेक्ट्रल लाइंस को तो एक्सप्लेन कर लिया, लेकिन स्पेक्ट्रल लाइंस के, इस स्पेक्ट्रम के अंदर जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, उन स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर मजीद फाइन लाइंस आ रही थी। उन फाइन लाइंस को नहीं ये बोहर एक्सप्लेन कर पाया। उन फाइन लाइंस को एक्सप्लेन करवाने के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की टर्म बताई गई। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एल। हम इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है ना। एल से जैसे कि हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हम उसको एक्सप्लेन कर रहे थे, उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे एन से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। इसी तरीके से वहाँ पर हमें पता है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर, द वैल्यूज़ ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर इज़, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ जो सी हैं, जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जो सी एन की वैल्यूज़ थी वो 1 से शुरू हो रही थी, लेकिन एजीमुथल क्वांटम नंबर में एल की वैल्यू 0 से शुरू होंगी। 0 1 2 3। ठीक है ना। 0 1 2 3, फिर आगे सो ऑन, इस तरीके से चलता रहेगा। और यहाँ पर करके हम एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ये लिखेंगे। ये क्या ज़ाहिर कर रहा है कि जब आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू मौजूद हो तो आप एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है आपके पास 2। ठीक है ना। तो आप एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उस 2 में से माइनस कर दो 1, तो ये जो सी वैल्यू आएगी ना, ये वैल्यू आएगी कौन सी वाली, ये वैल्यू आई है एजीमुथल क्वांटम नंबर की। एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू आई है ये क्वांटम नंबर की। ठीक है ना। समझ आ गई आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये जो सी है n-1 वाली। ठीक है ना। ये लाजमी लिखनी है। फिर उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दैट फार्मूला। इस फार्मूले के ज़रिए से हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं जो हर एक सबशेल में मौजूद है। यानी कि हर एक सबशेल अपने अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रखता है, उन इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करना होना तो इस फार्मूले के थ्रू हम कर सकते हैं। ये वाला फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लो, रट लो, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है ना। ठीक है ना। समझ आ गई यहाँ पर। अब हम यहाँ पर टेबल बनाने जा रहे हैं। जैसे कि हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में टेबल बनाया था, इसी तरीके से अब हम यहाँ पर भी टेबल बनाने जा रहे हैं कि ये देखें, यहाँ पर इस तरीके से टेबल बनाने जा रहा हूँ मैं। ये देखें, ये टेबल मैं बनाने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखो इस टेबल को। ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जैसे इस टॉपिक का दिल जोन सा है ना, यही टेबल है। बहुत ही सिंपल टेबल है, लेकिन जब बनाने की बात आती है ना तो ये टेबल जोन सा होता है ना, ये टेबल बच्चों से बनता नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि हर सिंपल चीज़ जोन सी होती है ना, वो डिफ़िकल्ट बंदे को लग रही होती है पेपर के अंदर। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू ऑफ एल। क्या? वैल्यू ऑफ एल, एल की वैल्यू लिखेंगे।
फिर उसके बाद यहाँ पर एल की वैल्यू लिखने के बाद ये लाइन लगाएंगे इस तरीके से, और फिर इसे के साथ ही नेम ऑफ सबशेल, ठीक है ना, नेम ऑफ सबशेल यानी कि कौन सा नेम है उस सबशेल का, नेम ऑफ सबशेल ये लिखेंगे। और आखिर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एवरी सबशेल। ये बहुत ही, ये किस फार्मूले से क्या निकालेंगे, इस फार्मूले से निकालेंगे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जब एल की वैल्यू ज़ीरो होगी, जब एल की वैल्यू ज़ीरो होगी तो नेम ऑफ सबशेल होगा एस। तो हम इस फार्मूले को दर्ज करते हैं 2, ठीक है, और 2, एल की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है तो ज़ीरो आ गई, +1, क्या आई हमारे पास, 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 1 + 0 1 तो 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इस एस सबशेल में। इसी तरीके से ये आ गया हमारे पास पहला पॉइंट। अब फिर इसी तरीके से जब एल की वैल्यू 1 हो जाएगी तो कौन से सबशेल की बात होगी, पी सबशेल की। तो पी सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो इस फार्मूले के थ्रू 2 हैं। एल की वैल्यू अभी हमें पता है जी, एल की वैल्यू है जी यहाँ पर 1 +1, 2 एकम 2, 2 आ गया, 2 + 1 3, 3 दूनी 6, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर, पी सबशेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरीके से जब एल की वैल्यू 2 होगी तो हम बात करेंगे डी सबशेल की। तो इस शेल के अंदर 2 है, और ये जो सा 3 है ना, एल की वैल्यू क्या है, 2 है, +1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 दूनी 10, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फिर आखिरी वाली मैं बात करने जा रहा हूँ, ये आखिरी वाली बात ये है कि जब एल की वैल्यू 3 होगी तब सबशेल होगा एफ सबशेल, और इसी की वैल्यू को, ये जो सी एल की वैल्यू 3 है, इसी को हम इस फार्मूले में पुट करेंगे 2। एल की वैल्यू कौन सी है जी, 3, एल 2 के साथ क्या लिखा हुआ है, एल की वैल्यू है जी 3, तो यहाँ पर 3 पुट कर दिया और प्लस और 1। इस तरीके से डी एफ सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेबल है ये, ठीक है ना, समझ आ गई। अब हम उसके बाद एक और बात करने जा रहा हूँ। अब एक और टेबल मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ, टेबल बनाने जा रहा हूँ। ये बोला कि द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर इज़ गिवन बिलो, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर के दरमियान रिलेशनशिप कायम करने वाला जो सा टेबल है वो मैं यहाँ पर ड्रॉ करने जा रहा हूँ। वो ऐसे ड्रॉ करूँगा कि ये देखें, 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 इस तरीके से बिल्कुल बड़ा सा टेबल बना दिया मैंने। यहाँ पर एक बड़ा सा टेबल मैंने यहाँ पर बना दिया है। ध्यान से देखना इस टेबल को, बहुत ही बड़ा बनाना है मैंने ये टेबल, ठीक है। यहाँ पर मैं बात करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर लिखूँगा वैल्यू ऑफ n
पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात कर लेता हूँ। पहले लिखूँगा वैल्यू ऑफ एन, और फिर वैल्यू ऑफ एन लिखने के बाद नेम ऑफ सब शेल, नेम ऑफ शेल फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमने शेल के बारे में पढ़ा था ना, ठीक है ना, वो आ गया। फिर उसके बाद नेम वैल्यू ऑफ एल, वैल्यू ऑफ एल की बात की, और फिर उसके बाद आखिर में बात करनी है, सबसे आखिर में बात करनी है जी नेम ऑफ सब शेल, क्योंकि एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम एल से शो कर रहे होते हैं, और एजीमुथल क्वांटम नंबर में हम जब भी बात करेंगे तो सब शेल की बात करेंगे, और जबकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में को रिप्रेजेंट करते हैं एन से, और जब भी हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करेंगे तो शेल की बात करेंगे जब भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। इसी तरीके से जब n की वैल्यू 1 होगी, जब n की वैल्यू 1 होगी तो ये कौन सा शेल होगा, के शेल होगा। और जब हमें पता है कि वैल्यू ऑफ l, हमें यहाँ पर n पता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें पता है, तो ये वाला फार्मूला हम डालते हैं n-1, यानी कि हमें पता है कि l इज इक्वल टू होता है n-1। l की वैल्यू निकालनी है तो n हमें पता हुआ है 1 है, तो 1 में से माइनस किया 1, 0 आ गया। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 0, ठीक है ना, 0 आ गया। और 0 जो सा होता है ये वैल्यू ऑफ l, जब भी l की वैल्यू 0 होगी तो कौन सा सब शेल होगा, s। तो यहाँ पर अब हम लगा देते हैं ये कौन सा है जी, s सब शेल। और यहाँ पर ये जो सा s सब शेल है ये कौन से शेल में एग्जिस्ट कर रहा है, ये s सब शेल जो सा है ये कौन से शेल में एग्जिस्ट कर रहा है। सब शेल क्या होते हैं, ये सब शेल और शेल के